specific circuit containing a capacitor. Suppose we have a capacitor present in a circuit like this, and then this is our circuit. Suppose this is 5 microfarad capacitor, 2 volt, 4 volt, and then let's say 2 volt, 4 volt, 10 ohm, 20 ohm, then 10 ohm. Suppose this is our circuit, and suppose we are interested in calculating the, let us consider one more resistance here, let's say 10 ohm. And suppose in this circuit we are interested in calculating charge on 5 microfarad capacitor. Now see, when in a DC circuit there is a capacitor, you understand in steady state the capacitor will be fully charged, and then the branch containing capacitor will not have any current. So अगर किसी सर्किट में किसी ब्रांच में कैपेसिटर है और सर्किट आप स्टेडी स्टेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, आप कैसे पहचानेंगे कोई सर्किट स्टेडी स्टेट के लिए सॉल्व करना है? जब किसी सर्किट को स्टेडी स्टेट के लिए सॉल्व करना होता है तो या तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होता है, यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेडी स्टेट वैल्यूज, और you may not have switches in it. They will not talk about any time कि t is equal to 0 पर या t is equal to 1 पर या t is equal to 10 पर स्विच ऑन किया या स्विच ऑफ किया, इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी. The circuit is connected for quite long time, and then you talk about charge stored on the capacitor, energy stored in the capacitor, or potential difference across the plates of the capacitor. चाहे आप चार्ज निकालें कैपेसिटर पर, चाहे एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर निकालें, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर निकालें, कुछ भी कैलकुलेट करें, इनमें से सभी सिचुएशंस में आपको अल्टीमेटली निकालना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स ही है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. तो पहला स्टेप ये है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप इस ब्रांच को रेस्ट ऑफ द सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दें, बिकॉज इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो करेगी नहीं. सो इस ब्रांच के आप अपनी जैसे निकाल दें, बाकी बचे हुए सर्किट की तरफ ध्यान दें. और एक चीज़ और, इस ब्रांच में अगर कोई रेजिस्टेंस है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज नो करंट फ्लोज थ्रू दिस ब्रांच. देयरफॉर इवन इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. सो उस रेजिस्टेंस के होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर कोई सेल है तो वो लगा रहेगा अपनी जगह पर. अब आपके पास सिर्फ इतना सर्किट बचा. इस सर्किट को आप सिंपल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या करंट लॉ या सुपरपोजिशन मेथड से, जिससे भी आप चाहें, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. दो बेसिक लूप आइडेंटिफाई कर लिए, लूप करंट्स I1 और I2 मान ली, और अब इसकी इक्वेशंस लिखनी है. इक्वेशंस लिखने के लिए तरीका भाई, सबसे पहले कॉपर वायर पर किसी पॉइंट से शुरू करिए, एंड देन करंट की डायरेक्शन में हमने दोनों करंट्स क्लॉकवाइज मानी है. करंट की डायरेक्शन में लूप को ट्रेवर्स करिए, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं. आई आर दैट इज 10i प्लस 4, पहले प्लस मिला, -2 माइनस मिला, इज इक्वल टू 0. एंड देन यहां पर इक्वेशन लिखिए, +2 देन 10i2 -4 then again 10i2 that is equal to 0. बाय द वे इक्वेशंस कुछ इस तरह की बनी है कि I1 और I2 दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो जाएंगे. I1 आ जाएगा -1/5 -2/10, और I2 आ जाएगा 20i2
is equal to 2, I2 is equal to 1 by 10. 20 I2 is equal to 2, I2 is equal to 1 by 10. जब एक बार आपने सर्किट को I1 और I2 के लिए सॉल्व कर लिया, मतलब सर्किट सॉल्व हो गया, सभी ब्रांचेस में सभी लूप्स की करंट आपको पता है, अब जो आपने ब्रांच रिमूव की थी इसको दोबारा अपनी जगह पर प्लेस कर दिए। यहां पर जो रेजिस्टेंस था वो हमने रिमूव कर दिया है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के होने न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक फंडामेंटल रूल, किसी सर्किट में अगर आपको किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, VA माइनस VB, हमारी बात आपसे पहले भी हो चुकी है, तो A से चलकर B तक पहुंचिए फॉलोइंग एनी पाथ ऑन दिस सर्किट। सपोज वी फॉलो दिस पाथ, ट्राई कैलकुलेटिंग पोटेंशियल ड्रॉप, दैट विल गिव यू VA माइनस VB। A से B तक जाते हैं, हम निकालेंगे VA माइनस VB। सो A से B तक चलिए, A से B तक चलिए, यहां से यहां गए, पोटेंशियल ड्रॉप इज 4, यहां से यहां गए 10 I2, यहां से यहां गए -2, B पर पहुंच गए, यह आ जाएगा 10 माइनस 2 2 प्लस 10 इंटू I2 इज 1 by 10, दैट विल बिकम 3 वोल्ट। अगर आप इस पाथ को फॉलो करने के बजाय सपोज बाहर वाला पाथ फॉलो करते, सपोज A से U चलते और B तक जाते, तब देखिए क्या आता, VA माइनस VB। यहां से यहां I1 के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, -10 I1, यहां -10 I2, यहां से यहां +4, यहां से यहां -2। नाउ लेट्स सी, I1 इज -1 by 5, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 by 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, -10, I2 इज 1 by 10 +4 -2, it will make it 2 -1 +4 -2, 2 से 2 cancel, 4 - 1 is 3. Whatever path you follow from A to B, suppose you follow this, this and this, whatever path you follow, net potential drop from A to B will come out to be same अगर आपका सर्किट सही सॉल्व हुआ है, and that is VA minus VB. So हमारा कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 3 वोल्ट, और एक बार आपने कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, तो अब आपको चाहे कैपेसिटर पर चार्ज निकालना हो या कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी निकालनी हो, बोथ यू कैन कैलकुलेट इजीली। राइट नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर? चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q is C is 5 microfarad into V is 3 volt, that will become 15 microcoulomb. ये चीज आप कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, ऑफ कोर्स स्टेडी स्टेट के लिए। साथ में आप किसी सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए भी इसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। नाउ if you master these techniques, you can solve simple circuits very easily. So this was all about solution of simple circuits. We talked about 3 important methods out of 6: Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, and superposition theorem. We'll have one further major topic of it, thermoelectricity. Thermoelectricity. Now see, thermoelectricity में we see behavior of conductors, behavior of conducting materials when you apply potential difference across it. Mainly the properties of junctions.
ना सी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, दैट इज कॉल्ड जंक्शन ऑफ टू metals. Suppose these are two metals, let's say copper and iron, and this is the junction. These are two wires, one is made of copper, the other is made of iron, and this is the junction. Now, copper being more conductive, actually copper has more number of free electrons per unit volume, N1 number of free electrons per unit volume, that is called carrier density. So carrier density in copper is, let's say, N1, and carrier density, number of free electrons per unit volume, in iron is N2, and since copper is more conducting than compared to iron, N1 is greater than N2. Now what exactly happens is, when you have the separate copper wire and iron wire, both are electrically neutral, जितने इसमें free electrons हैं अंदर, उतने ही उनके against positive ions हैं, immobile positive ions, and that is how electrical neutrality of the material is maintained. But when you connect them and form a junction like this, what exactly happens is, there is diffusion of free electrons from one side to the other. कॉपर वाली साइड से आयरन वाली साइड को फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर थर्मल मूवमेंट. फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मटेरियल में थर्मल एजिटेशन की वजह से रैंडमली मूव करते हैं विद ह्यूज वेलोसिटीज. सो कॉपर वाली साइड से आयरन वाली साइड में और आयरन वाली साइड से कॉपर वाली साइड में देयर इज डिफ्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन चूंकि कॉपर वाली साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, N1 ज़्यादा है, तो कॉपर वाली साइड से आयरन वाली साइड को इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, आयरन वाली साइड से कॉपर वाली साइड को इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन कम होगा. सो इस वजह से अल्टीमेटली कॉपर वाली साइड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगी आयरन वाली साइड को और रिसीव कम इलेक्ट्रॉन्स करेगी. सो व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन? कॉपर विल बिकम अ लिटिल पॉजिटिव, iron will become a little negative, and that is how we'll have a potential difference existing here at the junction. This potential difference, जो कि कुछ इस तरह का हो जाएगा, will in fact try to resist the flow of free electrons from the side of copper to iron, and this potential will balance the flow of electrons, and finally the flow will stop. So this potential difference will start existing at this junction between copper and iron wires, and this potential is called junction potential. So जब आप दो डिफरेंट मेटल्स को किसी पॉइंट पर ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, और इसी वजह से दो अलग अलग मेटल्स का ज्वाइंट बहुत ज़्यादा दिनों तक लास्ट नहीं करता. बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस जंक्शन पोटेंशियल देयर इज अ लिटिल हायर रेट ऑफ कोरोजन हियर, सो जंक्शन इज नॉट दैट स्टेबल इन डिफरेंट मेटल्स. खैर, यहाँ पर हम इस जंक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. अब अगर आप इसको कुछ इस तरह से बनाएं, सपोज यू हैव टू डिफरेंट मेटल्स, कॉपर एंड आयरन, and two junctions like this, so that a loop is complete. Now what actually happens? This junction produces a junction potential, this junction also produces a junction potential like this. In this complete loop, ये दोनों potentials की direction चूंकि एक दूसरे के opposite है, so net potential difference present in this loop is zero if the two junctions are at same temperature, and therefore with the help of any measuring instrument you cannot measure this potential difference. Now
Since this junction potential depends not only on the metals used to form this junction, it also depends on temperature. So if you maintain two junctions at different potentials, two junctions at different temperatures, let's say this is Tc and this is Th, C for cold, H for hot, then rate of diffusion जंक्शन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. जहां पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, सो नेट डिफ्यूजन ज़्यादा होगा. सो दिस पोटेंशियल, दिस जंक्शन पोटेंशियल will become greater than compared to this. E2 will be greater than E1, and now there will exist a net potential difference in this loop. और ये जो net potential difference है, that is potential difference, net potential difference in this loop. You can measure it with any voltmeter, and this potential difference is called Seebeck EMF. Now see, इस तरह के दो मेटल्स का दो जंक्शंस फॉर्म करना जिनको आप अलग अलग टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड थर्मोकपल. So a thermocouple is nothing but the arrangement of two metallic conductors forming two junctions maintained at different temperatures. If the two temperatures will be equal, the thermo EMF or Seebeck EMF, this is called thermo EMF or Seebeck EMF, that will become 0. So this is thermocouple, and thus this EMF is called thermo EMF. There is a thermoelectric series actually, in which you place various metals, and in chemistry you will read जो मेटल थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज में जितना हायर है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ थर्मोकपल. नाउ इस कांटेक्ट पोटेंशियल को सीबैक ईएमएफ कहते हैं, और सीबैक ईएमएफ को अगर आप हॉट जंक्शन टेम्परेचर के साथ प्लॉट करते हैं, सपोज कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर आपका रेफरेंस पॉइंट है एंड हॉट जंक्शन टेम्परेचर आप कोल्ड जंक्शन वाले टेम्परेचर से शुरू करके आगे बढ़ाते हैं, तो यू सी thermo EMF initially increases and then decreases. It is like this. In fact, this is a parabolic curve, and in this curve we have two specific points, this and this. At this point, thermo EMF is maximum. Corresponding to this point, the temperature of hot junction is called neutral temperature. Corresponding to this point, the temperature of hot junction is called neutral temperature, whereas corresponding to this point, temperature of hot junction is called inversion temperature. Why inversion? Inversion means यहाँ पर इस पॉइंट पर थर्मो ईएमएफ जीरो हो जाता है और इस पॉइंट के बाद मेटल्स रिवर्स तरीके से बिहेव करने लगती हैं, थर्मो ईएमएफ की डायरेक्शन पलट जाती है. जो मेटल पहले पॉजिटिव थी वो इस टेम्परेचर से आगे जाकर के नेगेटिव हो जाती है. नाउ सी, इन फैक्ट अगर थर्मो ईएमएफ का टेम्परेचर के साथ ये रिलेशन देखें तो इसमें dE by dt, rate of change of thermo EMF with respect to temperature of hot junction, dE by dt comes out to be alpha t plus beta by 2, alpha plus beta by 2t.
It is like this, alpha plus beta t. Now, this is dE by dt, and you call this dE by dt the thermoelectric power. Where this T is hot junction temperature and alpha and beta are constants depending on the pair of metals used to form a thermocouple. Now, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो E एज अ फंक्शन ऑफ T आ जाएगा अल्फा T प्लस बीटा बाई 2T स्क्वायर. And to have this kind of relation, E is alpha T plus beta by 2T square. Now ये जो पॉइंट है जहाँ पर थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम है उसके लिए डी बाई डी टी जीरो होगा, और जब डी बाई डी टी को आप जीरो करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा टी विल बी जीरो. सो एट न्यूट्रल टेम्परेचर टी एन आ जाएगा माइनस अल्फा बाई बीटा. और जिस जगह पर इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर थर्मो ईएमएफ की वैल्यू जीरो है, ई की वैल्यू जीरो डाल दिए तो अल्फा टी प्लस बीटा बाई 2T स्क्वायर जीरो आ जाएगा. इससे इन्वर्जन टेम्परेचर आएगा माइनस 2 अल्फा बाई बीटा. ना माइनस अल्फा बाई बीटा इज टी एन, सो 2 छोड़ दिए, बाकी का हो गया टी एन. सो टी आई इज ट्वाइस ऑफ टी एन, एंड दैट मीन्स ये जो डिफरेंस है ये इस डिफरेंस का 2 गुना होता है. Therefore, if Tc is considered 0, Ti is twice of Tn. Now see, Tn depends on the pair of metals used, whereas Ti depends on Tc. न्यूट्रल टेम्परेचर जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर आपने कितना लिया है. अगर आप कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो ग्राफ इस तरीके से चेंज कर जाएगा. टीसी चेंज करेंगे, टीआई भी चेंज कर जाएगा, बट टीएन चेंज नहीं करेगा. टीएन विल रिमेन एट इट्स ओन प्लेस. देयरफॉर टीएन डज नॉट डिपेंड ऑन द टीसी, टीएन ओनली डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ मेटल्स यूज्ड, whereas टीआई डिपेंड्स ऑन टीसी. इन्वर्जन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर. दूसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसमें पेल्टियर इफेक्ट. पेल्टियर इफेक्ट इज रिवर्स ऑफ सीबैक इफेक्ट. जिस तरीके से आप दो मेटल्स को कनेक्ट करके अगर दो जंक्शंस फॉर्म करते हैं, एक लूप बनाते हैं, और उसके बाद अगर दोनों जंक्शंस को अलग अलग टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं तो देयर इज अ नेट ईएमएफ इन इट कॉल्ड सीबैक ईएमएफ. अगर इसका उल्टा करें, अगर आप कोई टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन ना करें, केवल इसमें एक बैटरी लगा दें जिसकी वजह से करंट फ्लो करे, तो यहां पर जो जंक्शन पोटेंशियल वाला ईएमएफ है वो कुछ इस तरह का है. यहां पर जंक्शन पोटेंशियल वाला ईएमएफ कुछ इस तरह का है. इसमें ये जो करंट आप बाहर से बैटरी लगा करके फ्लो करा रहे हैं वो एक एंड पर ये जो पोटेंशियल है दैट विल स्टार्ट वर्किंग. व्हेन इट इज स्पेंडिंग एनर्जी इट विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम एनवायरमेंट and therefore the junction will become cold junction, whereas here the current will work on junction potential, so heat will be evolved and the junction will become hot junction. So पेल्टियर इफेक्ट में क्या होता है, अगर आप किसी थर्मोकपल में एक एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स अप्लाई करके करंट एस्टैब्लिश कर दें तो दोनों जंक्शंस का टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है. One junction comes at higher potential, the other junction comes at lower potential, because at one junction the loop current works on the junction and at the other junction it is worked on by junction potential.
Therefore, at one junction heat is absorbed and at the other junction heat is evolved, and that is how the two junctions acquire different temperatures. In fact, for this particular arrangement is used for spot cooling, जहाँ से आपको हीट एब्जॉर्ब करनी होती है वहाँ पर कोल्ड जंक्शन को पेश कर देते हैं, और जहाँ को हीट ट्रांसफ़र करनी होती है उस पॉइंट को कूलिंग अरेंजमेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं. इससे एक पर्टिकुलर स्पॉट पर यू कैन जनरेट कूलिंग. नाउ वी डिफाइन पेल्टियर कोफिशिएंट. द पेल्टियर कोफिशिएंट इज बाय डेफिनेशन पाई इज इक्वल टू dH by dq. So it is joules per कूलम. एक कूलम चार्ज इसमें सर्कुलेट कराने पर जितनी हीट एक जंक्शन पर एब्जॉर्ब की जाती है या दूसरे जंक्शन पर इवॉल्व की जाती है, दैट इज डिफाइंड एज पेल्टियर कोफिशिएंट. सो दिस पाई इज कॉल्ड Peltier coefficient, that is dH by dq. So this was Peltier effect, and third is Thomson's effect. Thomson's effect में we have suppose current flowing in a wire, and if suppose you have some part of the wire hot and the other part of the wire cold, so what happens is when this current flows through the wire, over and above Joule's heating, it produces heat in one part of the wire, whereas it absorbs heat in the other part of the wire because of this temperature gradient. This phenomena is called Thomson's effect. Now, Thomson's effect cannot be explained completely with the help of free electron theory. Thomson's effect may we'll talk about Thomson coefficient sigma, and sigma is defined as 1 upon T dH by dq. यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, एक केल्विन के टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, जब एक कूलम चार्ज के फ्लो पर जितनी हीट किसी पार्ट में एब्जॉर्ब या किसी दूसरे पार्ट में इवॉल्व होती है, दैट इज डिफाइंड एज Thomson's coefficient. Now we know three coefficients. The Seebeck में we talk about thermoelectric power, dE by dt, that is alpha plus beta t, and then Peltier coefficient pi is dH by dq, and then Thomson's coefficient sigma 1 upon T dH by dq. And there is a relation between these coefficients. There are two relations. One is pi is equal to T into S. Peltier coefficient is Thomson's coefficient multiplied by the Seebeck effect, that is Seebeck coefficient, and the other is sigma is equal to minus T ds by dt. So we have these two relations, and this is all about thermoelectricity. Thermoelectricity में मेजर थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशंस को याद रखेंगे तो इट विल वर्क फॉर यू. न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें. Growth and decay of current in RC circuit. This is a major portion of circuits.
growth and decay of current in RC circuit. Now see, first of all, we have suppose a charging RC circuit, R, C, and then a battery connected like this, a switch S, and the circuit complete. EMF of the battery is E. Now when we switch it on, what we expect? We expect the current to be flowing like this. When this current flows like this, you can write Kirchhoff's loop equation for it. So before we could write this, let us talk about our objectives. देखिए वैसे तो डीसी सर्किट में व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज नो करंट फ्लोज थ्रू इट एंड देन वी से दैट द सर्किट इज इन स्टेबल स्टेट. लेकिन जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं है, जैसे t 0 पर कैपेसिटर अनचार्ज है, आप स्विच ऑन करते हैं, कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू होती है, तो उस समय करंट फ्लो करती है. इसमें कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होती है. एक्चुअली होता यह है कि जो करंट यहाँ से चलती है, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चलता है, दैट इज स्टॉप्ड बाय दिस प्लेट. इसकी इनर सरफेस पर ये अपीयर होता है. इतने ही चार्ज को सामने देखने के लिए नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ चूंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को आगे पुश कर दिया जाता है. सो कंटिन्यूटी ऑफ द करंट इज मेंटेन्ड. दैट इज हाउ थिंग्स मूव इन इट. Now suppose at any point of time a charge q is here on this capacitor. You write Kirchhoff's loop equation for it. Suppose we start from this point. यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप IR, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव पहले मिला है, प्लस लिखेंगे Q by C. यहाँ पर पहले माइनस मिला, माइनस E इज इक्वल टू 0. ये हमारी फंडामेंटल इक्वेशन हो गई. और इसके अलावा एक कंडीशन है, एट t इक्वल टू 0 चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0. सो Q को अगर इसमें 0 डाल दें तो I की वैल्यू हो जाएगी E बाई R, और ये t इक्वल टू 0 पर करंट है, देयरफॉर वी कॉल इट I नॉट. सो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन and this condition. Now let us start solving it. सॉल्व करने के लिए एक काम करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दिए. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1. R कांस्टेंट है, I का डिफरेंशियल di बाई डी टी 1/c, Q का डिफरेंशियल dq बाई डी टी, E का डिफरेंशियल 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट is equal to 0. So we get an equation R di by dt plus I by C is equal to 0. That means इसको इधर ले आइए, R di by dt is equal to minus I by C. That means di by I is equal to minus 1 upon RC dt. Now let us try integrating it. इसको इंटीग्रेट करिए. log I is equal to minus 1 upon RC dt का इंटीग्रल t प्लस k. K इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. सबसे पहले हम यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे. सो एट t इज टू 0 I is equal to E by R, that is called I naught. Put this value here. Log I is equal to minus T by RC
t की वैल्यू 0 डाल दिए, दिस एंटायर थिंग विल बिकम 0 प्लस के, i की वैल्यू I0, k हो गया log I0, k की वैल्यू को यहाँ डालिए, log I इज टू माइनस टी बाई आर सी प्लस log I0, इसको इधर ले आइए, log ऑफ I बाई I0 इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, दैट मीन्स I is equal to I0 e to the power minus t by RC. This is current flowing through the capacitor as a function of time. Let's see, when we proceed from here, I is equal to I0, I0 means E by R, e to the power minus t by RC. What these steps mean and how exactly we proceed in it, let us see. So now we are starting with the RC circuit, और जैसा अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, it is a circuit containing a capacitor of capacitance C and a resistance of value R, a cell of EMF E, और इसके लिए हमने करंट निकाली, I is equal to I0 e to the power minus t by RC, where I0 is E by R. Now see, इस एक्सप्रेशन में जो I का वेरिएशन है टाइम के साथ, ध्यान से देखिए, when t is 0, e to the power 0 is 1, so I is I0. That means when you switch it on, जब इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है और आप यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं, तो t इक्वल टू 0 पर जो करंट फ्लो करना शुरू करती है इस सर्किट में, इसकी वैल्यू है I0, एंड दैट I0 इज नथिंग बट E by R. And as time passes, this current decreases down, because here when t is very large, E की नेगेटिव पावर बहुत लार्ज हो जाएगी. E is a quantity greater than 1, you understand? E means sum of exponential series. So E एक से बड़ी क्वांटिटी है, तो जब उसकी नेगेटिव पावर बहुत लार्ज हो जाएगी तो दैट विल बिकम almost 0. So I approaches to 0 as time goes to a large value reaching infinity. So RC circuit में initially current is E by R. Now RC circuit में initially current is E by R, that means what? इसका मतलब ये है कि as if अगर कैपेसिटर को हटा करके यहाँ पर सिंपल कॉपर वायर लगा दें, इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा दिए और यहाँ पर सिंपल कॉपर वायर लगा दिए, तब इस सर्किट में करंट कितनी होगी? तब इस सर्किट में करंट आ जाएगी सिंपली E by R. ये वही करंट है जो स्विच ऑन करने पर यहाँ पर कैपेसिटर की प्रेजेंस में आती है. व्हेन कैपेसिटर इज प्रेजेंट एट t इक्वल टू 0, दिस इज द करंट. तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर ऐसे बिहेव करता है जैसे यहां पर कॉपर वायर हो. सो इस बात को कई बार कुछ बुक्स में ऐसे लिखा जाता है कि डीसी सर्किट में कैपेसिटर इनिशियली बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, यानी t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर ऐसे बिहेव करता है जैसे यहां पर कॉपर वायर हो, शॉर्ट सर्किट हो, जैसे ये यहां पर हो ही ना. Current is simply potential difference divided by resistance. And as time passes, when t is very large, current becomes 0. Current will become 0 when? जब आप इस कैपेसिटर को हटा करके इस जगह से
ओपन सर्किट छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तब इस सर्किट में चाहे ये आर हो लेकिन यहां पर इनफाइनाइट हो जाएगा रेजिस्टेंस, सो करंट विल ऑटोमेटिकली बिकम जीरो एट वेरी लार्ज टाइम। सो इसका मतलब यह है कि यही कैपेसिटर बहुत लार्ज टाइम के बाद ऐसे बिहेव करता है जैसे ओपन सर्किट हो। सो सिंपल आरसी सर्किट में C means capacitor initially behaves as short circuit, and when it is fully charged after a large time, the capacitor starts behaving like open circuit. Open circuit means then the branch containing capacitor doesn't have any current flowing through it. Now the phrase capacitor is fully charged, इस फ्रेज का क्या मतलब है, हम लोगों ने इसको कैपेसिटेंस में डिस्कस किया हुआ है। किसी भी सर्किट में कैपेसिटर जिन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब कैपेसिटर उस पोटेंशियल तक चार्ज हो जाता है तब हम कहते हैं कि कैपेसिटर इज फुली चार्ज। नाउ इस करंट के लिए I is equal to I naught e to the power minus t by RC। इस करंट के लिए इस एक्सप्रेशन को देखिए, e to the power minus t by RC। नाउ फिजिक्स की लैंग्वेज में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, इन सब के सामने की क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है बिकॉज इट इज एंगल। एंगल इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इन रेडियंस, एंड देयरफॉर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशनलेस हैं। वैसे भी डायमेंशनलेस होने चाहिए बिकॉज दे आर वन साइड ओवर द अदर साइड। इसके अलावा लॉग के सामने की क्वांटिटी और किसी भी चीज की पावर, किसी भी क्वांटिटी का एक्सपोनेंट इज आल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो उस हिसाब से अगर कहें तो दिस क्वांटिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, T by RC is dimensionless quantity. So when you say T by RC is dimensionless, that means what? That means T must have dimension of RC. So dimensions of RC is dimensions of time. R is what? Ohms, and C is farad. So you can say 1 ohm into 1 farad is 1 second. It is like this. So this RC has the dimension of time. Therefore, this RC is called time constant of this circuit. Now see, R for a given circuit and C for a given circuit doesn't change with time. What changes with time is potential difference across the capacitor, potential difference across the resistance, current flowing through this, energy stored in the capacitor, charge stored in the capacitor, the rate at which energy is being stored in the capacitor, all of them are changing with time. But for a given circuit, with time, C and R will remain constant. So for a given circuit, R into C, the product of R and C, is a constant and called time constant of the circuit. And we give it a specific symbol tau, that is R into C, that is called time constant of RC circuit. Now ये तो बात हो गई कि ये टाइम कांस्टेंट है, बट डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप यहां पर देखें, I is I naught e to the power minus t by tau, RC is tau. That means I is equal to I naught divided by e to the power minus t by tau. That will become plus in denominator. Now if
t is tau, I will become I naught by simply e. t की वैल्यू अगर टाउ हो जाए तो टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, e to the power 1, and that means time constant is that time in which current decays by a factor e, current decreases by a factor of e. ये टाइम कांस्टेंट की एक ट्रिवियल डेफिनेशन है कि वन टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम in which current decreases by a factor E in an RC circuit. Now, इसका एक और विजुअलाइजेशन भी है. अगर RC सर्किट में आपने t = 0 पर स्विच ऑन किया, इस सिचुएशन में जिस रेट से इनिशियली करंट डिक्रीज कर रही है, अगर करंट को आप इसी रेट से डिक्रीज करते रहने देते हैं, तब जितनी देर में ये करंट डिक्रीज होकर के 0 हो जाएगी, दैट टाइम इज टाइम कांस्टेंट. सो टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट इज दैट टाइम इन विच करंट विल बिकम 0 if it keeps decreasing with इनिशियल रेट. अगर करंट इनिशियल रेट से ही डिक्रीज करती रहती है तो जितनी देर में करंट डिक्रीज होकर के 0 हो जाएगी, अगर करती नहीं है एक्चुअली, अगर करंट इनिशियल रेट से ही डिक्रीज करती रहे तो जितनी देर में करंट 0 हो जाएगी, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. नाउ लेट अस ट्राई टू एस्टैब्लिश दिस स्टेटमेंट. करंट का टाइम के साथ वेरिएशन हमें पता है. We know that I is I naught e to the power minus t by tau. Tau is RC. Now, rate of change of current, that is di by dt. di by dt is I naught. यहाँ डिफरेंशियल करिए, -1 tau e to the power minus t by tau. Now, rate of change of current at initial instant di by dt at t = 0, t = 0 पर di by dt निकालिए, t को 0 डाल दिया, e to power 0 1 हो जाएगा. This will become simply minus I naught by tau. Tau is RC, it is minus I naught by RC. Now, अब हमें इनिशियल इंस्टेंट पर करंट का रेट ऑफ डिक्रीमेंट, करंट का रेट ऑफ चेंज पता चल गया. माइनस साइन है इसलिए डिक्रीमेंट है. नाउ लेट अस सी, अगर करंट इनिशियल रेट से ही डिक्रीज करती रहती है, यानी करंट अगर बजाय इस पाथ को फॉलो करने के अगर करंट इस तरीके से वेरी करती है, दैट मीन्स करंट इज डिक्रीजिंग लीनियरली, तो इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 0. उसके लिए एक काम करना है, इस लाइन का स्लोप हमें मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मिल गया हमें, और इस लाइन पर एक कोऑर्डिनेट भी पता है हमें, इट इज आई नॉट इनिशियल करंट और टाइम है 0. सो एक्स कोऑर्डिनेट टाइम 0, वाई कोऑर्डिनेट आई इज आई नॉट. एक कोऑर्डिनेट पता है, स्लोप पता है. सो लेट अस ट्राई राइटिंग इक्वेशन ऑफ दिस line. So equation of this line is what? Y minus y coordinate, y is I minus I naught is equal to slope minus I naught by RC into x minus x coordinate. This becomes the equation of this line following which if current decreases. अब हमें देखना है कि ये लाइन टाइम एक्सेस को टाउ डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करती है कि नहीं. तो इस लाइन में अगर I को 0 डाल दें, यानी इस पॉइंट के लिए अगर I को 0 डाल दें तो t की वैल्यू टाउ आनी चाहिए. लेट अस पुट I इज इक्वल टू 0. अगर I को इसमें 0 डालेंगे तो दिस विल बिकम माइनस I नॉट इज इक्वल टू माइनस I नॉट बाई टाउ इंटू टी. माइनस साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद I नॉट से I नॉट कैंसिल हो गया.
T is equal to RC, that is tau. So time constant of RC circuit is that time in which current will become 0 if it keeps decreasing with initial rate. Now see, once you know what is the current as a function of time in a simple RC circuit, charging RC circuit, here capacitor is being charged, and then we can first of all calculate charge on the capacitor as a function of time and potential difference across the capacitor as a function of time. So initially जो हमारी first equation थी किरचॉफ्स लॉ वाली, जिससे हमने बाकी के सारी चीज को कैलकुलेट किया, लेट अस ट्राई राइटिंग फर्स्ट दैट जब कैपेसिटर चार्ज होता है करंट यूं फ्लो करेगी, ये वाला प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी. सपोज किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर चार्ज इस पर क्यू है, तो आपने किरचॉफ्स लॉ वाली जो इक्वेशन लिखी थी, यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप क्यू बाई सी प्लस यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप आई आर माइनस ई इज इक्वल टू 0. एक्चुअली इस इक्वेशन में this quantity was potential difference across capacitor Q by C. Now see, first of all, this Vc, if you want to calculate potential difference across capacitor, that will become E minus IR. Now I as a function of time, we know I is I naught e to the power minus t by RC. If you put this value here, I is a function of time, you will get Vc as a function of time. So Vc as a function of time will become E minus I is I naught e to the power minus t by RC into R. Now I naught is E by R, so it will become E minus E by R e to the power minus t by RC into R. R is cancelled, E is common, 1 minus e to the power minus t by RC. That is voltage potential difference across the capacitor. Now see how exactly this varies. At t is equal to 0, e to the power 0 is 1, 1 minus 1 is 0. So initially potential difference across capacitor is actually 0. So if you try to plot it, Vc versus time, potential difference across the capacitor as a function of time, it will start from here, and after a very large amount of time, after a very long time, e to the power minus infinity, e to the power minus very large number, negative power of e very large will become almost 0, 1 minus 0 is 1, Vc will become E. So this voltage across the capacitor tries to reach the final value equal to EMF of the cell. Actually जिन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है, इन दो पॉइंट्स के बीच में ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, इफ यू लीव द सर्किट ओपन, दैट विल बी E only. When no current is flowing through the cell, potential difference between the two terminals will become EMF of the cell. ये EMF की definition है. So when a capacitor is connected between these two terminals, capacitor tries to finally charge to this final value of potential. So potential difference across capacitor as a function of time is given. Vc is equal to E 1 minus e to the power minus t by RC. RC is time constant of the circuit, and graphically it varies like this. It starts from 0. Initially capacitor के cross potential 0 होता है, and as time passes, this potential builds up to final value equal to EMF of the cell after a very long time. Now once you know potential difference across the capacitor as a function of time,
you can find out charge stored on the capacitor as a function of time. See, if you know potential difference across the capacitor as a function of time, finding charge on the capacitor as a function of time is very easy, because charge on the capacitor as a function of time, Q, is simply what? Q is C Vc. Charge on the capacitor is what? Cv. Capacitance multiplied by potential difference across the capacitor. Vc की वैल्यू डाल दिए, this will become C. Vc is E 1 minus e to the power minus t by Rc. Now here, E is the maximum charge to E is the maximum potential to which capacitor can be charged. Therefore, C is maximum charge to which capacitor is finally charged in the circuit, and therefore you can sometimes write Q is equal to Q naught 1 minus e to the power minus t by Rc, where Q naught is Ce. So now we know 4 things about this RC circuit. When it is connected to a DC source. Number 1, I is equal to I naught e to the power minus t by Rc, where I naught is E by R e to the power minus t by Rc. That is 1. Then Rc is time constant of the circuit. Time constant of the circuit is that time in which current decreases by a factor E. It is actually that time in which current will become 0 if it keeps decreasing with the initial rate. Then potential difference across capacitor Vc. Vc is equal to E 1 minus e to the power minus t by Rc. Initial potential across the capacitor is 0. As time passes, potential difference across the capacitor reaches to E. When t is infinity, e to the power minus infinity will become 0. So potential difference across the capacitor will reach to E. And then finally, charge on the capacitor is CVC, and this C into Vc is actually Ce 1 minus e to the power minus t by Rc. Initially, charge on the capacitor is also 0. जिस तरीके से Vc का प्लॉट था, उसी तरीके से Q का प्लॉट है. Charge on the capacitor also tries to reach maximum charge on the capacitor, that is C. Initially it is 0. So as time passes, charge on the capacitor increases. These 4 things. Now, energy stored on the capacitor as a function of time. Energy stored on the capacitor as a function of time can be calculated either by half CVC square or by Q square by 2C. आप एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर को चाहे हाफ CVC स्क्वायर से कैलकुलेट करिए, चाहे Q स्क्वायर बाई 2C से कैलकुलेट करिए, you will get same thing. So energy stored on the capacitor energy stored on capacitor U, that is half C voltage across capacitor का square, and that will become half C. What is Vc? Vc is E 1 minus e to the power minus t by Rc का whole square. Voltage across the capacitor at t is equal to 0 is 0. Now इसको खोल दिए तो energy stored on the capacitor as a function of time will become half Ce square
1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर. So in the process of charging, energy stored on the capacitor is, this quantity is maximum energy stored, because maximum potential across the capacitor is E. Half C square is the maximum energy stored on the capacitor. So U is equal to U naught 1 minus e to the power minus t by RC का whole square. This is the energy stored on the capacitor as a function of time. And then finally we calculate the rate at which this energy is being stored on the capacitor. So rate of storage of U, let us call it P. P is what? You are trying to calculate rate. Rate means du by dt. इसका एक बार रेट ऑफ चेंज देख लीजिए. रेट ऑफ चेंज निकालना इसका बहुत आसान है. दिस इज यू नॉट कॉमन, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. बाकी इसका डिफरेंशियल करना है. पावर उतारी, एक पावर कम कर दी, अब अंदर के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करना है. अंदर का डिफरेंशियल है 1 का 0 ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी का माइनस 1 बाई आर सी, माइनस माइनस प्लस हो गया ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी. सो दिस पी विल बिकम यू नॉट की वैल्यू दिए हाफ सी स्क्वायर, हाफ सी स्क्वायर इंटू 2, दैट विल बिकम सी स्क्वायर. This is 1 minus e to power minus t by rc, and this is 1 by rc e to the power minus t by rc. एक c से एक c cancel. So rate at which energy is being stored on the capacitor is e square by r 1 minus e to power minus t by rc into e to power minus t by RC. This is the rate at which energy is being stored on the capacitor in the process of charging. Now in few books we also calculate the time at which this rate is maximum. So किसी क्वांटिटी का मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए उसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे, यानी इस P का अगर आपको मैक्सिमम चाहिए when this rate is maximum, तो dp by dt जीरो करेंगे. उसको जीरो करने से आपको वो टाइम मिलेगा जिस टाइम पर dp by dt जीरो है. उस टाइम को जब आप यहां अप्लाई करेंगे तो आपको p की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. सो लेट अस सी द टाइम एट विच p इज मैक्सिमम. So the time at which P is maximum, इसके लिए क्या करेंगे, P का मैक्सिमा चाहिए तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे dp by dt. e स्क्वायर बाई आर कांस्टेंट है, बाहर छोड़ दिए. बाकी में ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अगला एक्सप्रेशन आएगा e स्क्वायर बाई आर e to power minus t by rc माइनस e to power minus 2t by rc. जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपान आर सी ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी माइनस माइनस प्लस 2 बाई आर सी ई टू पावर माइनस 2t बाई आर सी. फर्स्ट डिफरेंशियल को जीरो करेंगे आप, आर सी कॉमन आ जाएगा. दिस विल बिकम ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सी एंड देन ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी भी कॉमन आ जाएगा. दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, सो दैट इज 2 ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी.
बिकॉज ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी का एक पावर कॉमन आ गई है, और यहाँ पर सारा कुछ ही कॉमन चला गया है, केवल बचेगा 1। जब आप इसको 0 करेंगे तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, 0 हो नहीं सकती। इस क्वांटिटी के 0 होने का मतलब है टी की वैल्यू इन्फिनिटी होना। उस समय पी मैक्सिमम नहीं है, बेसिकली उस समय पी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, एंड दैट इज बेसिकली 0। सो लेट अस सी here dp by dt will be 0 if this entire bracket is 0, और इस ब्रैकेट के 0 होने का मतलब है e to power minus t by rc is equal to 1 by 2. 2 e to power minus t by rc is equal to 1, e to power minus t by rc is equal to half. That means the time at which p is maximum, उसके लिए the time at which p is maximum, उसके लिए अगर आप इसको सॉल्व करें, दोनों तरफ से लॉग ले लिए, ये हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू माइनस लॉग 2, हाफ है, हाफ का लॉग लेंगे तो इट विल बी माइनस लॉग 2, दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल, टी इज आर सी लॉग 2. सो दिस टाइम t is equal to rc log 2. rc है टाइम कांस्टेंट टाउ, सो t is टाउ log 2. ये वो टाइम है जिस टाइम पर the rate at which energy is being stored in the capacitor becomes maximum, and then इस वैल्यू को, यानी कि इस वैल्यू को जब आप p के एक्सप्रेशन में अप्लाई करेंगे, then you'll get maximum value of p. सो p क्या था? p था e स्क्वायर बाई आर, e टू पावर माइनस टी बाई आर सी माइनस e टू पावर माइनस 2t बाई आर सी. यहां पर e टू पावर माइनस टी बाई आर सी की वैल्यू हाफ डाल दिए तो p की मैक्सिमम वैल्यू आएगी. सो p मैक्सिमम इज e स्क्वायर बाई आर हाफ, और यहां इसका स्क्वायर है माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4. सो p मैक्सिमम इज e square by 4r. The maximum rate with which capacitor is being charged in the process of charging is e square by 4r. So it is a simple RC circuit with a single cell. We tried to calculate in the process of charging what is the current through this circuit. I is equal to I naught e to the power minus t by RC. What is the potential difference across the capacitor? Vc is equal to E 1 minus e to the power minus t by RC. What is the charge stored on the capacitor? Q is equal to Ce 1 minus e to the power minus t by RC. Similarly, you can calculate potential difference across resistance also. That is simply IR, VR. And then the energy stored in the capacitor, half CV square, half CVC square, that is half CE square, 1 minus e to the power minus t by RC का whole square. The rate at which energy stored in the capacitor, power, E square by R, e to the power minus t by RC minus e to the power minus 2t by RC. And then at t is equal to RC log 2, this rate is maximum, and the maximum rate of storage of energy on the capacitor in the process of charging is e square by 4r. So in fact, जब आप किसी कैपेसिटर को किसी सर्किट में, ये तो बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, किसी भी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं डीसी सर्किट में, तो कैपेसिटर की चार्जिंग प्रोसेस में सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर,
या वी आर टॉकिंग अबाउट current flowing through the capacitor. इस प्रोसेस में जब तक चार्जिंग होती रहती है प्रैक्टिकली, तब तक के टाइम को तो आप कहते हैं कि यहां पर कैपेसिटर ट्रांजिएंट बिहेवियर में है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वेरी कर रहा है टाइम के साथ, कैपेसिटर के थ्रू करंट वेरी कर रही है टाइम के साथ, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, सारी क्वांटिटीज टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रही हैं, एक्सेप्ट आर एंड सी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल विच आर कांस्टेंट। बट इस पॉइंट के बाद current flowing through the capacitor practically becomes almost zero. Potential difference across the capacitor almost becomes E after this time. Energy stored on the capacitor doesn't change practically after this time. So इस टाइम के बाद का जो टाइम है, यहां पर हम कहते हैं कैपेसिटर का स्टेडी स्टेट बिहेवियर। So this is called transient behavior and this is called steady state behavior of the capacitor. So this is the process of charging. Similarly, we talk about the process of discharging of a capacitor. The capacitor is already charged and then we are trying to discharge it through a resistance R. So again उसके लिए we'll talk about first of all a very simple circuit in which there is a charged capacitor and then a resistance only, nothing else. So that is how we proceed on it. इसको करना आसान है, एक बार अगर आप करके देखेंगे तो आपको ये सारे रिजल्ट्स